नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने गुरुवार को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ 26 नेताओं को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रियों में बीजेपी के 14, जेडीयू के 8, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और आरएलएम के एक नेता शामिल हैं। मंत्री बनने वाले बीजेपी नेताओं की लिस्ट में सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, लखेंद्र कुमार रोशन, श्रेयसी सिंह, प्रमोद कुमार, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, रमा निषाद, नितिन नवीन, रामकृपाल यादव, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल शामिल हैं। वहीं जेडीयू के मंत्रियों की लिस्ट में मोहम्मद जमा खान, लेसी सिंह, मदन सहनी, विजय चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी और सुनील कुमार शामिल हैं। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संजय कुमार सिंह और संजय कुमार, आरएलएम के दीपक प्रकाश और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संतोष सुमन मंत्री बने। नीतीश कैबिनेट में बात करें उन मंत्रियों की जिनका राजनीतिक पारिवारिक संबंध है, इनमें सम्राट चौधरी, वरिष्ठ नेता शगुनी चौधरी के बेटे, श्रेयसी सिंह, दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी, अशोक चौधरी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे महावीर चौधरी के बेटे हैं। विजय चौधरी पिता जगदीश प्रसाद कांग्रेसी थे और विधायक भी रहे। लेसी सिंह पति भूटन सिंह थे, समता पार्टी के नेता थे। नितिन नवीन सिन्हा के बेटे हैं जो कि विधायक रहे। संतोष सुमन जीतनराम मांझी के बेटे। रमा निषाद अजय निषाद की पत्नी है और पूर्व सांसद कैप्टन जय नारायण निषाद की बहू। वहीं दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, उनकी मां भी विधायक चुनी गई हैं। सुनील कुमार पूर्व मंत्री चंद्रिका राम के बेटे और पूर्व विधायक अनिल कुमार के भाई हैं। बात करें महिला मंत्रियों की तो श्रेयसी सिंह, लेसी सिंह और रमा निषाद 3 महिला मंत्री बनी हैं। वहीं नीतीश कैबिनेट में एकमात्र अल्पसंख्यक मंत्री को जगह मिली है। नीतीश कुमार ने जमा खान को मंत्री बनाया है। जाति की बात करें तो 8 स्वर्ण, 8 ओबीसी, 5 ईबीसी, 5 दलित और 1 मुस्लिम को प्रतिनिधित्व मिला है। इनमें 4 राजपूत, 2 भूमिहार, 1 ब्राह्मण, 1 कायस्थ, 2 यादव, 2 कुशवाहा, 2 कुर्मी, 2 वैश्य शामिल हैं। वहीं 5 एससी में 1 पासी, मुसहर रविदास और 2 पासवान शामिल हैं। ईबीसी में कहार मल्लाह, निषाद थानुक और तेली समाज से 1 मंत्री बने हैं। बिहार में नई नीतीश कुमार सरकार के गठन में बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है। इस बार उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को बिना विधायक बने ही मंत्री बनाया गया है। शुरुआत में खबर थी कि उनकी पत्नी और सासाराम की विधायक स्नेहलता को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अंतिम समय पर समीकरण बदल गए। बताया जा रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर नाराज उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और बदले में एक एमएलसी सीट का आश्वासन लिया। इसी राजनीतिक रणनीति के तहत उन्होंने अपनी पत्नी की जगह बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनवा दिया। अब दीपक को 6 महीने के भीतर विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य बनना होगा, जिससे उनकी एमएलसी बनने की दावेदारी और मजबूत हो गई है। इस कदम से उपेंद्र कुशवाहा ने एक ही बार में 2 फायदे हासिल किए, अपने बेटे को मंत्री पद और एनडीए से एमएलसी की सीट का वादा। हालांकि उनके इस कदम के बाद एक बार फिर राजनीति में परिवारवाद को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक्टिविस्ट शर्जील इमाम की जमानत का विरोध करते हुए उनके कथित भड़काऊ भाषणों के वीडियो क्लिप चलाए। शर्जील इमाम 2020 के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों की साजिश के केस में 2020 से न्यायिक हिरासत में हैं और उन पर यूएपीए की धारा 13 सहित कई गंभीर आरोप हैं। पुलिस ने कोर्ट को दिखाया कि दंगों से पहले दिए गए भाषणों में शर्जील ने देश भर में चक्का जाम, दिल्ली में जरूरी सप्लाई रोकने और चिकन नेक काटकर नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने जैसी बातें कही। जजों ने पूछा कि क्या ये सब सबूतों का हिस्सा है, जिस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यानी एएसजी ने पुष्टि की। शर्जील के वकील ने कहा कि पुलिस चुनिंदा हिस्से दिखाकर गलत तस्वीर पेश कर रही है। पुलिस ने उमर खालिद और अन्य 6 आरोपियों की जमानत का भी विरोध किया और दावा किया कि इनका मकसद सरकार गिराना, डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बदनामी करवाना और हिंसक दंगे भड़काना था। एएसजी ने कहा कि यह लोग इंटेलेक्चुअल होने का मुखौटा लगाकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। सभी आरोपी यूएपी और आईपीसी की धाराओं में 5 साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई शुक्रवार को भी जारी रहेगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश पीआर गवई ने अपने विदाई समारोह में कहा कि वह बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, लेकिन खुद को पूरी तरह
धर्मनिरपेक्ष मानते हैं। उन्होंने कहा कि वह हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। गवई ने बताया कि इंसानियत और संविधान उनके लिए सबसे ऊपर है और यह सोच उन्हें अपने पिता से मिली, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी थे। यह भाषण उन्होंने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के कार्यक्रम में दिया। सीजेआई गवई 23 नवंबर को रिटायर होंगे और 22 नवंबर उनका आखिरी कार्य दिवस होगा। गवई ने कहा कि एक नगर पालिका स्कूल में जमीन पर बैठकर पढ़ने वाला बच्चा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा, यह उन्होंने कभी नहीं सोचा था। उन्होंने कहा कि उनका पूरा सफर संविधान और डॉक्टर अंबेडकर की वजह से संभव हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट किसी एक व्यक्ति का संस्थान नहीं है, बल्कि सभी जजों, वकीलों और स्टाफ की सामूहिक संस्था है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक 19 साल के कॉलेज स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक मंगलवार सुबह वह मुलुंड से अपने कॉलेज जा रहा था, जब कल्याण और ठाणे के बीच लोकल ट्रेन में कुछ लोगों ने उस पर हमला किया। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक लड़के के पिता ने शिकायत में कहा है कि भीड़ भरी ट्रेन में उसने एक पैसेंजर से थोड़ा आगे जाने को कहा, लेकिन पैसेंजर ने मराठी में बात ना करने पर उसे डांटा और झगड़ा बढ़ गया। इसके बाद उस व्यक्ति ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर स्टूडेंट को बेरहमी से पीटा। डर और उल्टी आने पर वह ठाणे स्टेशन पर उतरा और किसी तरह मुलुंड पहुंचा। उसने सभी लेक्चर लिए बिना घर लौटकर अपने पिता को फोन पर पूरी घटना बताई। पिता ने उसकी आवाज में डर महसूस किया। शाम को जब पिता घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़कर देखा तो बेटा मृत मिला। पुलिस ने आत्महत्या के साथ एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के संबंध में 4 अन्य मुख्य संदिग्धों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एजेंसी ने एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि इसके साथ ही दिल्ली धमाका मामले में गिरफ्तार होने वालों की संख्या 6 हो गई है। एनआईए ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों में पुलवामा जम्मू कश्मीर के डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनाई, अनंतनाग जम्मू कश्मीर के डॉक्टर अदील अहमद राथर, लखनऊ यूपी की डॉक्टर शाहीन शहीद और शोपियां जम्मू कश्मीर के मुफ्ती इरफान अहमद वागे शामिल हैं। एजेंसी ने कहा कि उसकी जांच के अनुसार इस टेरर अटैक में इन लोगों ने अहम भूमिका निभाई थी। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार चारों अभियुक्तों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में विशेष एनआईए अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 10 दिन की हिरासत में भेज दिया गया। इससे पहले 2 अन्य लोगों को एनआईए ने गिरफ्तार किया था, जिनमें एक है राशिद अली, जिनके नाम पर उस कार का रजिस्ट्रेशन था जिसमें धमाका हुआ, और दूसरे हैं जसीर बिलाल पानी, जिन पर टेक्निकल मदद देने के आरोप हैं। एनआईए के अनुसार दिल्ली धमाके में 10 लोगों की मौत हुई, जबकि 32 लोग घायल हुए। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गुरुवार को जम्मू में कश्मीर टाइम्स के ऑफिस पर छापा मारा। पुलिस का आरोप है कि अखबार की मालिक अनुराधा भसीन के नाम पर यह मीडिया संस्थान देश विरोधी गतिविधियों, नफरत फैलाने और अलगाववादी विचारों को बढ़ावा देने में शामिल था। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों के अनुसार तलाशी में AK-47 के 14 कारतूस, पिस्टल के कई राउंड और 3 हैंड ग्रेनेड पिन मिले। हालांकि अधिकारियों का आधिकारिक बयान आना अभी बाकी है। यह कार्रवाई 2020 में श्रीनगर ऑफिस सील किए जाने के 5 साल बाद हुई है। कश्मीर टाइम्स के एडिटर प्रबोध जामवाल और अनुराधा भसीन ने छापे की निंदा करते हुए कहा कि यह स्वतंत्र मीडिया को दबाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि सरकार की आलोचना करना राष्ट्र विरोधी नहीं बल्कि लोकतंत्र की मजबूती का हिस्सा है। एक जॉइंट स्टेटमेंट में एडिटर प्रबोध जामवाल और अनुराधा भसीन ने कहा कि जम्मू में हमारे ऑफिस पर रिपोर्टेड रेड, राज्य के खिलाफ एक्टिविटीज के बेबुनियाद आरोप और कश्मीर टाइम्स पर सोची समझी कार्रवाई हमें चुप कराने की एक और कोशिश है। हमने इस इलाके की जीत और नाकामियों को बराबर गंभीरता से बताया है। हमने उन कम्युनिटीज को आवाज दी है जिन्हें वरना अनसुना कर दिया जाता। जब दूसरे चुप रहे तब हमने मुश्किल सवाल पूछे। कश्मीर टाइम्स के ऑफिस पर हुई रेड को लेकर जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने जांच एजेंसियों से कहा कि वे रेड के लिए मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को पिक एंड चूज ना करें। एएनआई के मुताबिक सुरिंदर चौधरी ने रिपोर्टर से कहा कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। अगर रेड करनी ही है तो यह पिक एंड चूज बेसिस पर नहीं होनी चाहिए। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ प्रेशर बनाने के लिए नहीं। प्रेस चौथा स्तंभ है और उसे जर्नलिज्म करने की जगह मिलनी चाहिए। वहीं यूथ जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के चीफ आदित्य गुप्ता ने भी रेड की निंदा की और कश्मीर टाइम्स को प्रदेश की सबसे बोल्ड आवाज बताया।
2015 के दादरी लिंचिंग मामले में अखलाक के परिजन गहरे सदमे में हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अदालत में आवेदन देकर 18 आरोपियों पर चल रहे सभी आपराधिक मामलों को वापस लेने की मांग की है। सरकार ने इसकी वजह सामाजिक सद्भाव बताया है। परिवार ने इसे न्याय का अपमान कहा और चेतावनी दी कि अगर केस वापस लिया गया तो वे इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएंगे। ट्रायल कोर्ट 12 दिसंबर को इस पर सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि 28 सितंबर 2015 को दादरी के बिसाड़ा गांव में गाय के मांस से जुड़ी अफवाह पर भीड़ ने 52 वर्षीय अखलाक की पीट कर हत्या कर दी थी और उनके बेटे दानिश को गंभीर चोटें आई थीं। 19 आरोपी थे, जिनमें से एक की 2016 में मौत हो गई, बाकी 18 जमानत पर बाहर हैं। गवाही में धीमी प्रगति के बीच अब तक केवल 5 गवाहों ने बयान दिए हैं। सरकार ने आवेदन में गवाहों के बयानों में विसंगतियों का हवाला दिया, लेकिन परिवार का कहना है कि उन्हें लगातार धमकियां मिली और कई बार सुरक्षा के अभाव में वे अदालत नहीं पहुंच पाए। परिवार के वकील ने केस वापसी को कानूनी रूप से गलत बताया और कहा कि भीड़ हिंसा के मामले में यह फैसला न्याय को खत्म कर देगा। दशक भर की जद्दोजहद के बाद परिवार को इंसाफ की आस बाकी है, लेकिन अब हाईकोर्ट की राह नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में चल रहे वर्ल्ड बॉक्सिंग कप के फाइनल्स में गुरुवार को भारत की स्टार बॉक्सर निखत सरीन ने गोल्ड मेडल जीता। वीमेंस 51 किलोग्राम कैटेगरी में उनका सामना चीनी ताइपे की गुओ यीशुआन से था, जिसे उन्होंने 5-1 से हराया। इससे पहले बुधवार को निखत सरीन ने उज्बेकिस्तान की गनीवा क्लूसेवर को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। ग्रेटर नोएडा में हो रही वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय बॉक्सर प्रीति पवार ने 54 किलोग्राम इवेंट और नुपुर श्योराण ने 80+ किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। प्रीति पवार ने इटली की सिरिन चराबी पर 5-0 की एकतरफा जीत हासिल की, जबकि नुपुर श्योराण ने उज्बेकिस्तान की ओल्टिनोए सोतिम्बुएवा को हराया। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार युवा मुक्केबाज प्रीति ने कहा कि यह जीत उनके लिए खास है, क्योंकि इससे उनकी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वापसी हुई है। प्रीति ने कहा कि मैंने दोबारा वापसी की है और मैं पहले से अधिक मजबूत हो गई हूं। आगे भी मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगी। बता दें कि प्रीति इस प्रतियोगिता में गुरुवार को गोल्ड मेडल जीतने वाली दूसरी और नुपुर श्योराण तीसरी भारतीय खिलाड़ी हैं। इससे पहले मीनाक्षी हुड्डा ने 48 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड जीता था। प्रीति और मीनाक्षी दोनों ही हरियाणा की हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।